हे क्या हो अगर एक दिन अचानक एक खूबसूरत सी लड़की आकर आपसे कहे कि वो तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। और क्या हो अगर वो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी भी हो। देखो भाई, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं जरूर हाँ कर देता। बट इस सीरीज में जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है उसके कुछ अलग ही चोचले हैं। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि ये रोमांटिक ड्रामा तुम्हें तुम्हारे सिंगल होने का बार बार एहसास कराता रहेगा। तो कहानी की शुरुआत एकदम सही तरीके से होती है, जहाँ पर कि एक लड़का कमरे से बाहर जाते वक्त एक लड़की की तरफ मुड़ के देखता है एंड वो खूबसूरत सी लड़की भी बहुत ही प्यारी निगाहों से उसकी तरफ देखती है। लेकिन इसके बाद वो लड़का कमरे से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर उसको लग रहा था कि शायद वो लड़की उससे कुछ कहने वाली है। बट थोड़ी दूर जाते ही उसे किसी की आवाज आती है एंड जब वो पलट कर देखता है ना, तो उसके पीछे वही लड़की खड़ी होती है। क्या है ना, मुझे एक्चुअली वो आइसक्रीम खानी थी। मैं सोचा तुम्हारे साथ ही चल लूं। वैसे ये दोनों ही हमारे इस सीरीज के मेन कैरेक्टर्स होने वाले हैं, जिसमें से लड़की का नाम सिया और लड़के का नाम जियून होता है। जियून सिया से कहता है कि तुम्हें हर रोज ढेर सारी आइसक्रीम्स खानी चाहिए, जिससे कि तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा और दूसरे लड़के तुम्हें ताकेंगे नहीं। सिया उसकी बातें सुनकर कहती है कि तुम आजकल बहुत ही ज्यादा नोटी बनते जा रहे हो। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और सिया जियून को एक दीवार के पीछे ले जाकर उसको किस करती है। लेकिन इसके बाद सीन एक लड़की की तरफ शिफ्ट होता है जो इन दोनों को किस करते हुए देख रही होती है। तो कहानी अब प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि जियून बस में सफर कर रहा था। तभी उसको उसके फोन में किसी लड़की का मैसेज आता है जो कि उसे आज रात मिलने के लिए कहती है। दरअसल ये मैसेज उसे जू नाम की एक लड़की ने किया होता है, जिसे कि जियून अपने हाई स्कूल में पसंद किया करता था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते जून अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और उसका जियून से कॉन्टेक्ट भी टूट गया था। अब जियून जू से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो अपनी फेस में बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ उसे मिलने के लिए तुरंत ही हाँ कर देता है। लेकिन इसके बाद जियून को रियलाइज होता है कि उसे मिलने से पहले अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, इसलिए वो फटाक से बस से उतरकर अपने न्यू अपार्टमेंट की ओर भागता है। जियून को अपने नए अपार्टमेंट के बाहर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है, जो कि पागलों की तरह एक लाइटर से खेल रही थी। खैर जियून उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो झट से रेडी होकर फट से बाहर आ जाता है। लेकिन जियून देखता है कि वो लड़की तो अभी भी गेट के बाहर खड़ी हुई है और अब की बार जियून को लड़की कुछ जानी पहचानी भी लगने लगती है। अब जियून हिम्मत करके उससे पूछ ही लेता है कि मैडम, क्या मैं आपको जानता हूँ? जिस पर कि वो लड़की, जो कि असल में सिया होती है, वो बहुत ही ज्यादा कातिलाना नजरों से जियून की ओर देखने लगती है और जियून उसे देखकर डरने लगता है और उसे अपने रास्ते चलने में ही अपनी भलाई नजर आती है। अब जियून कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उसे याद आ जाता है कि ये लड़की तो असल में ड्रीम स्वीट ग्रुप की सबसे फेमस आइडल सिया है। और जियून उसको पलटकर पूछता है, तुम तो सिया हो ना? अब ये सुनकर ना जाने भाई उस लड़की को क्या हो जाता है, वो अपना लाइटर जलाकर तेजी से जियून की ओर बढ़ने लगती है और अगले ही पल बूम। थोड़ी देर के लिए तो लगा था कि सिया अपने लाइटर से जियून का सर ही फोड़ देगी, बट एन वक्त पर वो खुद को रोक लेती है एंड वो हंसते हुए जियून से कहती है कि तुम तो मुझे फाइट करने में काफी स्लो लगते हो। अब सिया की ऐसी हरकत से जियून घबराकर पीछे हटने लगता है और वो सिया को धमकी देने लगता है कि वो पुलिस में इस चीज की कंप्लेंट करेगा। लेकिन सिया उल्टा ही उसको धमकी देने लगती है कि मैं तुम्हें मेरे ऊपर जासूसी करने के आरोप में फंसा दूंगी। अब ये सुनकर तो हमारे बेचारे जियून की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है एंड वो बिना बात के सिया से तुरंत ही माफी मांग लेता है। और इसके बाद जियून सिया को उसी के गाने पे ठुमके लगा के भी दिखाता है कि देख मेरी माँ, मैं तेरा कितना बड़ा फैन हूँ। अब मौका मिलते ही जियून वहाँ से खिसक लेता है और सिया गेट के बाहर खड़ी उसे देखती ही रह जाती है। फिर इसके बाद जियून जू के पास पहुँचता है, जो कि रात में बस स्टेशन के पास खड़ी होकर ठंड में अपने पैर पटक रही थी। फिर ये दोनों कैफे के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि जियून जू का स्कूल लाइफ फिर से ज्वाइन करने के लिए वेलकम करता है और ये दोनों ऐसी ही कुछ बातें करते हैं। और लास्ट में जियून जू से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, जो सुनकर जू काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। फिर माहौल को ठीक करने के लिए जियून उससे कहता है कि तुम्हें कभी मेरे अपार्टमेंट घूमने आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ और मेरे पास खेलने के लिए ढेर सारी वीडियो गेम्स हैं। अब जू इस चीज के लिए मान जाती है और ये दोनों कैफे के बाहर आ जाते हैं। जू को बाहर अभी भी ठंड लग रही थी, इसीलिए जियून उसे अपना मफलर निकाल के उड़ा देता है। अब जियून अपने अपार्टमेंट वापस लौट आता है एंड वो गेट के बाहर देखता है कि सिया तो अभी भी वहाँ पर खड़ी हुई है। अब ये देखकर जियून काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि सिया इतनी देर रात तक वहाँ पर खड़ी थी। अब सिया जियून के पास आती है और उससे कहती है कि मेरे बारे में तुम किसी को भी मत बताना, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। और वो ये कहकर गेट के अंदर जाने लगती है। एंड गाइस, जब सिया ये सब बोल रही थी ना, तो ठंड की वजह से उसकी पूरी बॉडी का हाल बेहाल हो चुका था एंड लिटरली उसकी जबान भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। अब बाहर खड़ा जियून ये सोचने लगता है कि वो अंदर कैसे जा रही है और अगले ही पल उसे कुछ गिरने की आवाज आती है और गेट के अंदर सिया बेहोश हो चुकी थी।
अब ये देखकर जीवन तुरंत उसके करीब चला जाता है एंड उस रात सिया को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अब इसके अगले दिन जीवन किसी के द्वारा बार बार बजाई जा रही घंटी की आवाज से उठ जाता है एंड जब वो दरवाजा खोल के देखता है ना तो सामने सिया खड़ी होती है। सिया उसे खाना ऑफर करते हुए अपने साथ नाश्ता करने के लिए कहती है, बट जीवन उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है, ये कहते हुए कि वो ऑलरेडी नाश्ता कर चुका है। फिर क्लासरूम में जीवन जू को मिलने के लिए मैसेज करता है, बट जू उसको ये कह के रिजेक्ट कर देती है कि मैं अभी काम में बिजी हूँ। जबकि हमें दिखाया जाता है कि जू बिल्कुल भी किसी काम में बिजी नहीं थी और उल्टा उसने जीवन से ना मिलने का बस बहाना बनाया था। और वो ऐसा क्यों कर रही थी हम ये सीरीज में आगे जानेंगे। खैर हम अपने कहानी में वापस आ जाते हैं जहाँ पर कि जीवन अपने अपार्टमेंट वापस लौट रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ जू की ही बातें चल रही थी कि वो उससे एक हफ्ते से नहीं मिला है। लेकिन तभी अचानक से सिया उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है कि आज उसका स्कूल में दिन कैसा रहा, बट जीवन उसे टोटली इग्नोर कर देता है, ये कहते हुए कि कोई भी उससे बिना मतलब के बात नहीं करता और हर कोई सिर्फ उसका फायदा ही उठाता है। अब धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सिया जीवन से बातें करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट लगाती है और हमारा जीवन जो कि एक सख्त लौंडा होता है वो हमेशा की तरह सिया को इग्नोर ही करता रहता है। आय हाय, मुझे तो इसकी मासूम चेहरे से ही प्यार हो जाता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद सिया जीवन को ढूंढते हुए उसके क्लासरूम तक पहुंच जाती है और सब लोग सिया की खूबसूरती को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा वो लोग हैरान तब होते हैं जब वो सिया को जीवन को ढूंढते हुए पाते हैं। फिर सिया जैसे ही जीवन के करीब पहुंचती है, जीवन उसका हाथ पकड़ के उसे क्लासरूम से बाहर ले आता है। जीवन उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे स्कूल के बारे में कैसे पता चला। सिया कहती है कि मैंने तुम्हें एक बार अपने स्कूल का जिक्र करते हुए सुन लिया था। यहाँ पर जीवन साफ साफ सिया को कह देता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करता हूँ। ये सुनकर सिया थोड़ी देर के लिए स्टंट हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो जीवन से हंसते हुए कहती है कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मुझे तो बस एक अच्छा दोस्त चाहिए था। सिया बताती है कि उसने किसी वजह से ड्रीम स्वीट ग्रुप को छोड़ दिया है और अब वो पूरी तरह से अकेली रहती है और इसीलिए वो जीवन को अपना एक अच्छा दोस्त बनाना चाहती है जिसके साथ वो अपने कुछ प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। अब ये सुनने के बाद जीवन थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता रह जाता है और इसके बाद वो सिया से उसका नंबर मांगते हुए कहता है कि हम लोग साथ में किसी दिन डिनर करेंगे। इसके बाद ये दोनों स्कूल से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर कि जीवन सिया से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें दीदी कह के बुला सकता हूँ, जिस पर कि सिया जवाब देती है कि तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर जीवन पब्लिक में सिया का असली नाम ले लेता है और सिया तुरंत ही आकर उसे चुप करा देती है और वो कहती है कि तुम्हें पब्लिक में मेरा नाम लेने के लिए किसने कहा। अब यहाँ पर जीवन थोड़ा सा शर्मा जाता है और ये दोनों अपनी वॉकिंग कंटिन्यू रखते हैं और आसपास के लोग सिया की इतनी ज्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं। फिर थोड़ी दूर आगे जाते ही सिया अचानक से जीवन के बेहद करीब आ जाती है और उसको कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि हम दोनों ही एक दूसरे के प्यार में ना पड़ जाएं। इसके बाद रात को जीवन एक फ्रेशर्स पार्टी में पहुंच जाता है जहां पर कि एक सीनियर आके उससे पूछता है कि क्या सिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जीवन उससे कहता है कि सिया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोनों तो बस नेबर्स हैं। जीवन से सिया का नंबर निकलवाने के लिए वो सीनियर जीवन को बियर पीने का ऑफर देता है, लेकिन शायद उसे ये बात पता नहीं थी कि जीवन को नशा ही नहीं चढ़ता है। इसके बाद जीवन पैक्स पे पैक्स मारते जाता है और सभी लोग उसको चीयर करते रहते हैं। तभी जीवन को सिया का कॉल आ जाता है जो कि उससे पूछती है कि क्या तुम नशे में हो। जीवन उससे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो 100% अपने होश में हूँ। जीवन सिया से कॉल में बात करते हुए उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है और पीछे से वही लड़का जीवन का फोन छीनकर सिया से बातें करने लगता है। अब इन दोनों में फोन को लेकर छीना झपटी होने लगती है और ये सुनकर सिया अपना फोन ही कट कर देती है। इसके बाद वो सीनियर सड़क पर दारू की उल्टी करना स्टार्ट कर देता है एंड अपना जीवन उसे सहारा दे रहा होता है। तभी यहाँ पर सिया अपने हाथ में दारू की बोतल लेकर पहुंच जाती है और वो सीधे सीधे जीवन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। सिया को देखने के बाद वो सीनियर दोबारा से उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, बट यहाँ पर सिया जीवन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। ये देखकर वो सीनियर भी जीवन का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और अब इन दोनों में जीवन को लेकर खींचातानी होने लगती है। अब ये देखकर हमारी प्यारी सिया को बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है एंड वो उस दारू की बोतल को उस सीनियर के चेहरे के पास से बहुत ही तेजी से घुमाती है। ये देखकर वो सीनियर सिया के ऊपर भड़कने लगता है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही जीवन इन दोनों के बीच में आ जाता है एंड उस बोतल में से थोड़ी सी दारू पीने के बाद बची हुई दारू को उस सीनियर को ऑफर करता है। और जैसे ही वो सीनियर दारू पीने के बाद सामने देखता है, सिया और जीवन यहाँ से ऑलरेडी कट चुके होते हैं। इसके बाद ये दोनों तेजी से भागते हुए वहाँ से दूर आ जाते हैं और एक जगह पर रुकने के बाद जीवन सिया को उसकी ऐसी हरकत के लिए डांटने लगता है। लेकिन यहाँ पर सिया रोना स्टार्ट कर देती है, ये कहते हुए कि वो ऐसी सिचुएशन में कभी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ऐसी सिचुएशन में वो जो भी डिसीजन लेती है उससे दूसरों को हार्म ही होता है।
सिया की बातें सुनकर जियून को समझ में आता है कि सिया का पास्ट ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है और वो अपने अंदर ही अंदर बहुत ही गहरे दर्द को छुपा रही है। लेकिन यहाँ पर जियून सिया को मोटिवेट करते हुए कहता है कि वो ऐसी सिचुएशन में हमेशा सिया के साथ रहेगा। इसके बाद सिया बताती है कि वो दारू की बोतल इसलिए लाई थी ताकि वो दोनों साथ बैठकर उसे पी सकें। खैर इसके बाद ये दोनों अपने अपार्टमेंट की तरफ वापस जाने लगते हैं और रास्ते में जियून को जू का कॉन्सर्ट नजर आता है। जियून भागते हुए जू से मिलने के लिए जाता है और जू भी उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी उसकी नजर पीछे से आ रही सिया के ऊपर पड़ जाती है एंड वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने उसका नाम ले लेती है। अब सिया नाम सुनते ही सभी लोगों की नजर सिया के ऊपर पड़ने लगती है एंड फिर वो बातें करने लगते हैं कि सिया को तो ड्रीम स्वीट ग्रुप से निकाल दिया गया है ना। और इन सब की ऐसी बातें सुनकर सिया काफी ज्यादा एम्बेरस फील करती है। जू को भी अपनी गलती का एहसास होता है पर तब तक सिया वहाँ से गुस्से में जा चुकी थी। इसके बाद जियून जू को बस स्टॉप छोड़ने के लिए जाता है बट ज्यादा रात होने की वजह से उसको कोई भी बस नहीं मिल पाती। इसके बाद जू अपने सारे फ्रेंड्स को कांटेक्ट करने की भी कोशिश करती है पर उसके कोई भी फ्रेंड उसका कॉल पिक ही नहीं करते। सिचुएशन को देखते हुए जियून उसे आज रात अपने अपार्टमेंट में रुकने के लिए कहता है पर जू मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो आज रात ऑफिस में रुक जाएगी। पर तभी जियून उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स कॉल करेंगे तब तुम क्या जवाब दोगी। और जू को अपार्टमेंट में रुकने वाला आइडिया ही सही लगता है। इसके बाद ये दोनों अपना मुंह छुपाते हुए सिया के पास पहुंचते हैं एंड उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आज रात जू को अपने साथ रुकने दे। सिया भी इन दोनों को खूब टॉन्ट मारती है जिस तरह से जू ने उसे पब्लिक में एम्बेरस किया था। बट यहाँ पर जू सिया को क्लियरली बताती है कि उसका ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था और वो सब तो बस ऐसे ही हो गया। सिया मान जाती है और अगले सीन में ये दोनों लड़कियां गले लगकर अपना रोना धोना कर रही थी। और इस अचानक से हुए दोस्ती का रीजन तुम इन दो दारू की बोतलों को देखकर समझ सकते हो। ड्रंक होकर ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा मस्ती करती हैं और जियून इनका नशा उतारने के लिए नींबू पानी की व्यवस्था करने में लग जाता है। इसी दौरान जियून को एक कबोर्ड में सिगरेट का पैकेट और एक लाइटर दिखाई देता है जिसे कि सिया ने छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन तभी सिया अपना स्वेटर उतारते हुए बाहर निकल जाती है ये कहते हुए कि उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। सिया को ऐसे देखकर जियून अपना स्वेटर निकालकर उसे देने लगता है एंड वो भी उसके पीछे पीछे रूम के बाहर चला जाता है। रूम के बाहर सिया जियून से पूछती है कि वो जू को कितने समय से जानता है। जियून जवाब देता है कि वो जू को कॉलेज के पहले दिन से ही जानता है और उन्होंने साथ में ट्यूटोरियल क्लास भी ज्वाइन की है। सिया उदास होते हुए कहती है कि उसे कभी कभी जियून और जू की दोस्ती से जलन होती है क्योंकि उसकी कोई भी दोस्ती ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई। अब सिया को उदास देखकर जियून उसका हाथ थाम लेता है एंड सिया उसको गले लगाकर रोने लगती है। अब अगले दिन सुबह जियून खुद पर चिल्ला रहा होता है कि वो सिया को नहीं बल्कि जू को पसंद करता है और उसकी ये हरकत पीछे से सिया भी नोटिस कर लेती है पर वो सिंपली मुस्कुराकर जियून से बातें करने में लग जाती है। इसके बाद ये दोनों जू को उसके कॉलेज छोड़ने जाते हैं जहाँ पर कि जियून उससे पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चल सकता हूँ, जिस पर कि जू उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि हम दोनों के ही सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। जियून को इस बात से बुरा लग जाता है एंड सिया ये देखकर सब कुछ समझ जाती है। फिर सिया जियून को खुश करने के लिए जू की एक फोटो दिखाती है जिसे कि उसने आते टाइम पार्क में लिया था। जियून उस फोटो को ग्रुप चैट में शेयर करने के लिए कहता है और तब सिया उससे पूछती है कि क्या तुम सच में उसको इतना ज्यादा प्यार करते हो। ये सुनकर जियून एक जगह पर बैठ जाता है और बताता है कि भले ही मैं उसको कितना भी पसंद क्यों ना कर लूं पर मुझे पता है उसके दिल में मेरे लिए ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और जियून उठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जू अपने फोन में जियून के साथ वाली फोटो देखकर मुस्कुराती है लेकिन इसके बाद वो उस फोटो को डिलीट कर देती है। बाद में जू जियून का स्कार्फ वापस करती है और तभी उसकी एक क्लासमेट इस बात का खुलासा करती है कि वो स्कार्फ तो ऐसे ही कई दिनों से पड़ा हुआ था। जू इस बात को पलट देती है एंड अपनी फ्रेंड को वहाँ से ले जाने लगती है। समय के साथ जू जियून को हर बार मिलने के लिए मना करती रही और तभी हाँ करती थी जब जियून अपने साथ सिया को लेकर आता था। इसी बीच जियून का एक फ्रेंड उसे एक गेट टुगेदर पार्टी में इनवाइट करता है जिसमें कि 3 लड़कियां और 3 लड़के होने वाले हैं और जियून को खूब एंजॉय करने के लिए कहता है। सिया जियून के कमरे में घुस जाती है एंड उसका हुलिया सही करने लगती है एंड वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि जियून पार्टी में सबसे बढ़िया दिखे और वो ये भी देखना चाहती थी कि मेकअप के बाद जियून कितना ज्यादा हैंडसम दिख सकता है। मजाक मजाक में ही सही लेकिन सिया उसको ये वार्निंग देती है कि वो पार्टी में किसी भी लड़की के करीब ना जाए वरना उसको अच्छा नहीं लगेगा। जियून इस चीज के लिए मान जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी लड़की के साथ क्लोज नहीं होगा। खैर जियून पार्टी में थोड़ा सा लेट पहुंचता है और उनमें से इस ऑरेंज बालों वाली लड़की को जियून पहली नजर में ही पसंद आ जाता है। इसके बाद सब लोग मिलकर पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं और ये ऑरेंज बालों वाली लड़की सोचती है कि उसे जियून के ऊपर ट्राई करना चाहिए या नहीं।
पार्टी जारी रहती है और जियून जमीन में से एक ईयररिंग को उठाता है जो कि उसी ऑरेंज बालों वाली लड़की की होती है। वो लड़की अपना ईयररिंग पहन लेती है और इन दोनों में ऐसे ही बातें शुरू होती है। इसके बाद सब लोग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और किस्मत से वो ऑरेंज बालों वाली लड़की जियून के टीम में आ जाती है। यहाँ पर बॉटल को घुमाने वाला गेम खेला जाता है एंड बॉटल का मुंह जिसकी तरफ रुकेगा उन दोनों को किस करनी होगी। पहली 3 पारियों में तो बॉटल जियून की तरफ नहीं रुकती, लेकिन आखिरी राउंड में बॉटल उनकी तरफ रुक जाती है और अब इन दोनों को किस करने के लिए कहा जाता है। शुरू में तो लड़की इस चीज के लिए मना कर देती है, बट एक अल्कोहल का शॉट लगाने के बाद वो जियून को किस करने के लिए उसकी तरफ झुक जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ हमें सिया को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड में पड़े पड़े जियून को ही याद कर रही थी। रोनी जियून को किस करने ही वाली थी, लेकिन अचानक से वो घबरा कर पीछे हट जाती है। वो फिर से एक ग्लास अल्कोहल पी जाती है और जियून की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन इस बारी जियून उसे बीच में रोक देता है, ये कहते हुए कि वो अपनी पहली किस को ऐसे ही किसी गेम के चक्कर में बर्बाद नहीं करना चाहता। सब लोग ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि जियून ने अभी तक अपनी पहली किसी नहीं की है और वो लोग बेचारे जियून को गाना गाने के लिए ही कह देते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद रोनी फुल नशे में होती है एंड अपने घर जाने की जिद कर रही होती है। उसको घर तक छोड़ने के लिए जियून उसके साथ जाता है एंड रास्ते में ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। जियून उसको सच्चे प्यार के ऊपर एक पूरा भाषण देता है एंड रोनी भी उसे अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है कि किस तरह से उसके बॉयफ्रेंड ने 3 सालों तक रोनी का इस्तेमाल किया एंड जब उसकी सारी जरूरतें पूरी हो गई तब उसने रोनी को छोड़ दिया। जियून इसके पास चला जाता है एंड उसके बालों को पकड़कर देखने लगता है कि क्या रोनी रो रही थी, लेकिन रोनी उसे बताती है कि वो नहीं रो रही थी। जियून उसके बालों को देखकर सोचने लगता है कि क्या सिया के बाल भी इतने ही ज्यादा मुलायम होंगे। इसके बाद जियून रोनी को उसके घर पर छोड़ देता है एंड वापस लौटते टाइम वो सिया को याद करके उसका नाम जोरों से लेकर भागता है। इसके बाद जियून दौड़ते हुए सिया का नाम लेकर जल्दी से घर पहुंचता है एंड वहां पर वो देखता है कि सिया उसका घर के बाहर वेट कर रही है। जियून उसे बताता है कि उसने पार्टी में खूब मस्ती की और वो बिल्कुल भी नशे में नहीं है एंड इस बात को प्रूव करने के लिए जियून उसके सामने कैट वॉक करके भी दिखाता है। ये दोनों ऐसे ही थोड़ी देर तक बातें करते हैं एंड जियून उसको पार्टी के बारे में सब कुछ बताता है। जब सिया को ये पता चलता है कि उसने एक लड़की के साथ बॉटल फ्लिपिंग वाली गेम खेली है तो ये सुनकर सिया को काफी ज्यादा जेलसी होती है। जियून उसे समझाने की कोशिश करता है कि सिया जैसे सोच रही हो ऐसा पार्टी में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तभी सिया जियून के चेहरे को पकड़ते हुए अचानक से उसे किस कर देती है। इसके बाद सिया पीछे हटने का ट्राई करती है, लेकिन इस बार जियून उसके कमर को पकड़कर अपने पास खींच लेता है। भाई एक ऐसी गर्लफ्रेंड तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। खैर इसके अगले दिन जियून छटपटाते हुए उठ जाता है, ये सोचते हुए कि उसने अपनी पहली किस सिया को दे दी है एंड उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता। देन वो सिया की यादों से बाहर निकलने के लिए लाइब्रेरी जाने का डिसाइड करता है एंड उसे दरवाजे पर सिया की एक नोटिस दिखाई देती है जिस पर कि सिया ने लिखा था कि उसे ये रूम किराए पर देनी है। स्कूल में भी उसका ध्यान पढ़ाई पे नहीं लग रहा था क्योंकि बार बार उसका ध्यान पिछली रात सिया के साथ हुई किस पर जा रहा था। घर वापस आने के बाद वो सिया को उस पोस्टर के बारे में पूछता है और वो ये भी बोलता है कि उसे उस किस के बारे में बात करनी है। सिया उसे अंदर आने देती है और वो किस के बारे में सीधे सीधे ही बात करने लगती है, जिसे कि सुनकर हमारा जियून शर्माकर नीचे गिर जाता है और सिया ये जानकर काफी ज्यादा शौक होती है कि जियून ने अभी तक किसी को किसी नहीं की। फिर सिया जियून को बताती है कि वो रूम को किराए पर इसलिए देना चाहती थी ताकि उसे साथ रहने के लिए कोई पार्टनर मिल जाए। इसके बाद हमें जू को दिखाया जाता है जो कि जियून को अपने पास आने देना ही नहीं चाहती थी एंड वो सबको यही बताती थी कि जियून बस उसका एक अच्छा दोस्त है। जियून भी अब धीरे धीरे सब कुछ समझने लगा था और उसे अंदर ही अंदर ये सारी बातें खाई जा रही थी। दूसरी तरफ रोनी अपने ब्रेकअप से उबर कर पढ़ाई में कंसंट्रेट करने की कोशिश करती है एंड वो डिसाइड करती है कि वो हॉस्टल से बाहर रूम रेंट पर रहेगी। एक दिन जू जियून को अपने साथ लाइब्रेरी के छत पर लेकर जाती है और वो दोनों मिलकर शहर की लाइटिंग को देखते हैं। यहाँ पर जू बताने की कोशिश करती है कि वो जियून को यहाँ पर क्यों लेकर आई, लेकिन जियून को बताने के लिए उसकी हिम्मत नहीं हो पाती और वो जियून को बोलती है कि हमें वापस से लाइब्रेरी चले जाना चाहिए। वो जियून को पीछे छोड़ते हुए जल्दी से नीचे उतर जाती है एंड यहाँ पर इस बात का खुलासा होता है कि जू भी जियून को पसंद करती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते वो जियून को ये सारी चीजें नहीं बताना चाहती क्योंकि इस समय पर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं थी। और हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक दिन जब जू अपने साथ जियून को घर तक लेकर गई थी तब उसके पापा ने उन दोनों को ही घर से बाहर निकाल दिया था। अगले दिन सुबह जियून उठता है एंड उसके पास सिया पहले से ही बैठी होती है। सिया जियून को बेड से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जियून बेड से 1 इंच भी नहीं हिलता। जियून यहाँ पर कहता है कि तुम्हें दूसरे दोस्त बना लेने चाहिए, जो सुनकर सिया गुस्सा हो जाती है एंड वो बेडशीट को खींचते हुए जियून को जमीन पर गिरा देती है। जियून उससे बेडशीट को छीन लेता है एंड वापस से सो जाता है एंड सिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है और जियून यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि आखिर जू उसे उस दिन छत पर क्या बोलना चाहती थी।
इसके बाद रोनी वहाँ पर आती है एंड उसके सामान को शिफ्ट करने में मदद करने के लिए सिया जियून को बाहर बुलाती है। एंड जब वो बाहर निकल के आता है तो रोनी को न्यू रूममेट के रूप में देखकर दंग रह जाता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रोनी को सिया के अपार्टमेंट के बाहर उसका पोस्टर दिख गया था और इसके बाद वो सिया से मिलकर इस अपार्टमेंट में उसके साथ रहने का डिसाइड करती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और रोनी भी ये जानकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि जियून उसका नेबर है। सामान शिफ्ट करने के दौरान रोनी पूरी तरह से जियून को इग्नोर करती है एंड उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। जियून ये देखकर सोचता है कि रोनी ऐसा क्यों कर रही है। तभी उसको याद आता है कि जब वो पिछली बार रोनी से मिला था तब उसने उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं किया था और शायद इसी वजह से रोनी उससे नाराज है। रोनी का सामान शिफ्ट करने के बाद ये लोग रात को एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर इनकी अल्कोहलिक पार्टी शुरू हो जाती है। रोनी और जियून अपना हिसाब किताब बराबर करते हैं और सिया ताजी हवा लेने के लिए बाहर निकल जाती है। फिर ये दोनों भी जब रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो जियून नशे में रोनी को सिया समझ के उसे प्रपोज कर देता है, इस बात से अनजान कि सिया छुपकर इन दोनों की सारी बातें सुन रही है। यहाँ पर रोनी को गलतफहमी हो जाती है कि जियून उसको पसंद करता है एंड तभी जियून नशे में उसके ऊपर गिर जाता है एंड पीछे से सिया आकर उसे संभालते हुए अपने साथ ले जाती है। उसको बेड में लेटाने के बाद सिया उससे पूछती है कि क्या वो अब ठीक है, पर जियून बोलता है कि उसे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। सिया उसे खिसकने के लिए कहती है और उसके बगल में लेट जाती है। फिर सिया उसे डेट के लिए पूछती है लेकिन जियून उसे मना कर देता है, ये सोचते हुए कि सिया उसकी टांग खींच रही है। सिया उसे फिर भी मनाने की कोशिश करती है लेकिन जियून ये सोच रहा होता है कि आखिरकार उस दिन जो उसे छत पर क्या कहना चाहती थी। सिया समझ जाती है कि अभी जियून को कुछ भी बोलना सही नहीं होगा और वो उसके हाथ में अपना सिर रखकर जियून के साथ वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह जियून सिया से पहले उठ जाता है एंड वो ये देखता है कि सिया उसके बगल में सो रही है। वो चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी सिया भी उठ जाती है और उसे रोकते हुए कहती है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद दोनों रूम से एक साथ बाहर निकलते हैं और रोनी ये देखकर दंग रह जाती है कि इन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की है। इसके बाद हमें जू और जियून को एक साथ दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेकर वापस आ रहे थे। तभी जू का एक पैर मुड़ने के कारण वो लड़खड़ाकर गिरने लगती है, पर एन वक्त पर जियून उसे सहारा देकर गिरने से बचा लेता है। जियून देखता है कि जू थोड़ा सा घबरा गई है, इसीलिए वो माहौल को ठीक करने के लिए किताबें उठाने में लग जाता है। थोड़ी सी किताब उठाने के बाद जू से बुलाती है और पूछती है कि क्या वो कल्चर फेस्टिवल के दिन उसके साथ रह सकता है। जू बताती है कि वहाँ उसे लोगों के टेंट्स लगाने में मदद करनी होगी। जियून पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाता है लेकिन जू के इतने मासूम चेहरे को देखकर वो हाँ कर देता है। घर में जियून और सिया कल्चर फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी सिया उससे पूछती है कि क्या वो उस दिन फ्री है। जियून उसे जू के साथ अपने प्लान्स के बारे में बताता है लेकिन सिया उसका हाथ पकड़कर उसे रिझाने लगती है कि कल्चर फेस्टिवल के दिन वो दोनों साथ में रहें। कल्चर फेस्टिवल का पहला दिन आ जाता है और जियून साफ तौर पर वहाँ काफी शर्मिला दिख रहा था क्योंकि सिया उस दिन सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए सबसे अलग और सबसे सुंदर बनकर उसके साथ घूमने आई थी। जियून सिया को अपनी जैकेट दे देता है ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ न जाए, लेकिन जैकेट ओढ़ने के बाद भी लोग उसे देखना बंद नहीं करते। सिया जियून के साथ पूरे दिन घूमती है और वो जियून के सारे दोस्तों के साथ खूब मजे करती है। बाद में वो एक स्टॉल के पास पिक्चर लेने के लिए रुक जाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। थोड़ी देर वेट करने के बाद भी जब वहाँ पर कोई नहीं आता तो सिया वॉशरूम के लिए चली जाती है। इसके बाद चिकन हेड पहने एक लड़की वहाँ पर आती है और वहाँ पर मौजूद ना होने के लिए उनसे माफी मांगती है। जब वो ऊपर उठती है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि रोनी होती है जो कि वहाँ पर जियून से मिलकर काफी खुश होती है। लेकिन तभी सिया बाहर आकर जियून का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। ये देखकर रोनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि जियून शायद सच में उसे पसंद करता है, लेकिन ओवरऑल ये उसकी बस एक गलतफहमी ही थी। घर वापस लौटते वक्त सिया जियून से पूछती है कि क्या उसे आज उसके साथ घूम के मजा आया, जिस पर कि जियून कहता है कि हाँ उसे काफी अच्छा लगा, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा सा बुरा भी फील हो रहा था क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि वो जू को लेकर अपनी फीलिंग्स को खोता जा रहा है। हालांकि जियून ये फैसला करता है कि इस बार वो सिया को लेकर अपनी फीलिंग्स को कभी नहीं बदलेगा। इसके बाद जियून सिया को एक वल्गर सा जोक सुनाता है जिस पर कि सिया जोरों से हंसने लगती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जू दूर से इन दोनों को देख रही है। वो याद करती है कि कैसे उसने जियून को मैसेज किया था लेकिन जियून ने उसे बहाना बनाकर मना कर दिया। उसे बहुत ही दुख के साथ अब ये समझ में आ गया था कि जियून की फीलिंग्स अब उसके लिए बदल चुकी है। इसके बाद ये दोनों एक लाइव कॉन्सर्ट में जाते हैं जहां पर कि होस्ट ये अनाउंस करता है कि आज कोई भी स्टेज में आकर अपने क्रश को प्रपोज कर सकता है। ये सुनकर सिया जियून का हाथ छोड़कर स्टेज की ओर जाने लगती है और भीड़ की वजह से जियून पीछे ही रह जाता है। सभी लोग ड्रीम स्वीट ग्रुप की लीडर सिया को स्टेज पर देखकर काफी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और जोरों से सिया के नाम को शाउट करने लगते हैं।
यहाँ पर सिया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पाता और सब लोग ये देखकर सिया से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। लेकिन तभी जू सिया को बचाने के लिए स्टेज पर आ जाती है एंड वो कहती है कि वो अपने क्रश के लिए गाना गाएगी। हालांकि वो अपने क्रश का नाम नहीं बता सकती, लेकिन वो अपने गाने के माध्यम से उससे कुछ कहना चाहती है। जू गाना स्टार्ट करती है एंड अपने गाने के माध्यम से अपना सारा दर्द और सारा प्यार सबको बताती है एंड लास्ट में वो अपने प्यार को अलविदा कहती है। सिया रोते हुए स्टेज से नीचे उतर जाती है एंड जब जियून उसको रोते हुए देखता है तो जू को पूरी तरह से भूल जाता है। कुछ दिनों के बाद जियून को चिंता होती है क्योंकि सिया उस रात के बाद से कई दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो बार बार कमरे का दरवाजा खटखटाता है और जवाब न मिलने के कारण वहाँ से जाने लगता है। तभी सिया उसे अंदर खींच लेती है और उसे दरवाजे पर ही रोक देती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और यहाँ पर जियून खुद पर काबू नहीं कर पाता और वो सिया को किस कर देता है। यहाँ पर जियून को समझ में आता है कि वो सिया के प्यार में पूरी तरह से गिर चुका है और उसे सिया की हर एक चीज पसंद है। ये दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ से कहानी का दी एंड होता है।